Okay, okay. Thank you. Thank you. So today we will start a course on vocabulary building through literary passages. So basically, I'm sharing the screen with you once. Is the screen visible? Please answer in the chat group. Any one of you can answer. Is the screen visible? Okay, thank you, Manish. The screen is visible. So first, why we are doing vocabulary building? Because it is a very important part ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे, इसमें वोकेबलरी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर है. जैसे इंग्लिश के दो पिलर हैं, अगर ग्रामर है एक और तो दूसरा वोकेबलरी है. तो वोकेबलरी हमेशा हमेशा बच्चे रट के जाते हैं, रोट लर्निंग, दे डू रोट लर्निंग. तो उसमें क्या होता है, एग्जाम हॉल में उन्हें उतने वर्ड्स याद नहीं रहते हैं. तो ये एक नया तरीका हमने इस कोर्स के थ्रू चालू किया है, जिसमें हम ये जस्ट 1 मिनट, मैं ये स्लाइड शो कर देती हूँ. हाँ, जिसमें हम लिटरेरी पैसेजेस जो ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी है, उनकी नॉवेल्स में से कुछ पैसेजेस लाके हम वोकेबलरी करेंगे. सो पहले इस क्लास का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, व्हाई वोकेबलरी बिल्डिंग इज नेसेसरी, हमें वोकेबलरी बिल्डिंग क्यों करनी चाहिए, द चैलेंजेस encountered in vocabulary building. ये कोई हमारा, this is not the new course we are doing. You must already have done some form of vocabulary building in your school, in your college, in your coaching, in your spoken English classes or spoken English coaching crash courses. तो व्हाट आर द चैलेंजेस, और ये कोर्स उस सारे कोर्सेज से कैसे डिफरेंट है. If any point of time my voice is not audible or there is some problem, please say in the chat group. Is it clear till now? Just let me share it. Okay, okay. Okay, thank you. So, just one more thing I want to ask before I continue further. Do you want me to continue in English or a combination of both Hindi and English? Okay, bilingual. What about others? I got only one response. Any other? Both. Okay, thank you. ओके, सो द पिटफॉल्स वी विल सी. पिटफॉल अगेन, ये हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो. मैंने पिटफॉल्स मीन्स जो हमारे बाधाएं आती हैं इन ट्रेडिशनल रोट लर्निंग. रोट लर्निंग मीन्स किसी चीज को रट्टा मार के याद करने में, तो हमें जो परेशानियां उसमें आती हैं, जैसे आपके पास मार्केट में बहुत सारी गाइड बुक्स अवेलेबल होंगी जिसमें वो लोग 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स की मतलब वर्ड्स को कलेक्ट करके बोलते हैं ये एग्जाम में जैसे कोई एलटी एग्जाम हो या केवीएस एग्जाम हो या नवोदय एग्जाम हो, वो लोग अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके बोलते हैं इसी गाइड बुक से वोकैबुलरी आती है. ऐसा नहीं है, वो बस उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है. लेकिन बहुत सारे गाइड बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो जस्ट आपको एक डिक्शनरी की तरह कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी या वर्ड्स दे देते हैं. उसको आप रट के एग्जाम में चले जाते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो पूरी की पूरी एग्जाम में याद रहे या फिर उसी क्लस्टर में से या फिर फ्रॉम दैट कलेक्शन से ही कोई वोकैबुलरी एग्जाम में आए. द वे अहेड एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोर्स. तो हमारा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वोकैबुलरी बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम आती है पहले उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है. उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि इस कोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी देना बहुत इंपॉर्टेंट है. तीन चीजें को ट्राइवियम बोलते हैं हम लोग लिबरल आर्ट्स के स्टडी में. देयर इज अ ट्राइवियम ऑफ थ्री थिंग्स व्हेन वी स्टडी इंग्लिश और एनी फॉर्म ऑफ लिबरल आर्ट्स, जिसमें ग्रामर आता है, लॉजिक आता है एंड रिटोरिक आता है. और ग्रामर ऊपर है, ये अगर आप वेन डायग्राम देखें तो अगर आपको ग्रामर आएगा तभी आप लॉजिकली सोच भी पाएंगे. और फिर रिटोरिक मतलब होता है, अभी जैसे आप कोई नेता का भाषण सुनते होंगे, जैसे आप में से बहुत लोगों ने जूलियस सीजर पढ़ा होगा. उसमें एंटनी का एक स्पीच है, फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमेन. तो उसने कैसे अपने शब्द, किन शब्दों का प्रयोग करके
मतलब ओरेटरी स्किल्स जो बोलते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करके आप एक मास को, एक मतलब एक जनता को अपने व्यू पॉइंट पे लाते हैं, उसको हम रिटोरिक बोलते हैं। जो आप वर्ड्स यूज, भाषा शैली यूज करते हैं, किस वर्ड्स का आप चयन करते हैं। जैसे सीजर, जब तक एंथनी ने वो स्पीच नहीं दी थी जूलियस सीजर ने, सब ब्रूटस के साइड थे कि उसने सही किया है सीजर को मार के। जस्ट अ सेकेंड, शायद स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं फिर से स्क्रीन विजिबल करती हूँ। इज इट विजिबल नाउ? अभी शायद ये विजिबल है। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं, एज आई वाज सेइंग कि एंटनी ने अपने भाषण से, अपने रिटोरिक से उस पूरी जनता को सीजर के साइड कर लिया कि ब्रूटस ने गलती की है एक बहुत ही बड़े योद्धा को मारकर। तो ग्रामर को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स गवर्निंग द कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ लैंग्वेज। एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे क्या वर्ड्स हम प्रयोग करेंगे, क्या फ्रेजेस यूज करेंगे, क्या क्लॉजेस यूज करेंगे। जैसे फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है वो आपके ग्रामर क्लास में आपको बताया गया होगा। तो पहली सीढ़ी जो है वो ग्रामर होती है। ग्रामर के बाद ही आप लॉजिक ला पाएंगे या फिर आप रिटोरिक ला पाएंगे। जैसे आप में से कुछ बच्चे शायद बीए ऑनर्स में फिलोसफी पढ़े होंगे, तो फिलोसफी में एक पेपर होता है लॉजिक, जिसमें, या फिर कुछ बच्चे यहाँ पे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, नेट की तैयारी करेंगे, तो उसमें एक पार्ट आता है सिलॉजिज्म। उसमें हम एसर्शन आर्गुमेंट लॉजिक करते हैं। तो जब जब तक आपके पास, जैसे आप कोई जंग में जाते हैं, तो आपके पास अगर एम्यूनिशन नहीं है, आपके पास अगर दुश्मन पे वार करने के लिए जितने भी गोली बम बारूद चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप वॉर में नहीं घुस सकते। उसी तरह अगर आपके पास ग्रामर नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, शब्दकोश नहीं है, तो आप अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख सकते हैं। आप अपनी बातों, आप एक लॉजिकल आर्गुमेंट में एक के बाद एक नहीं सोच सकते हैं। ठीक है? तो ये ट्राइबियम को आप ध्यान में रखिए, ये आपको दिखाता है कि ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी ग्रामर का भी दो पार्ट होता है, वो दोनों का अगर आप मास्टर करिएगा तभी आप लॉजिक और रिटोरिक पे आ पाइएगा। जैसे ग्रामर एंड वोकैबुलरी, जैसे इफ वी आर टू थिंक करेक्टली एंड यूजफुली, वर्ड्स नीड्स टू बी यूज करेक्टली। जैसे क्या होता है कि हम, जैसे अगर सही दिशा में सोच रहे हैं, जैसे आप लोगों ने, कुछ कुछ बच्चे यहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने बी ऑनर्स किया होगा या ग्रेजुएशन किया होगा, उसमें इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा होगा। तो आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, उसमें फिर आपको, जैसे जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस होती है, तो उसमें आपको पूछा जाता है कि आप एलिजाबेथ का वो कीजिए, कैरेक्टर स्केच कीजिए, उसकी उस पे एक ऐसे लिखिए। तो आप जब कैरेक्टर स्केच करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं, मतलब एक लॉजिकल आर्गुमेंट पे जाता है। पहले आप उसका फिजिकल अपीयरेंस बताएंगे, उसका नेचर बताएंगे, फिर उसकी, उसके साथ जो उस कहानी में हुआ ये बताएंगे। आप पहले कहानी बता के नहीं बता सकते हैं वो कैसी थी दिखने में। तो एक लॉजिकल आर्गुमेंट ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है, एक के बाद एक चीज जानी चाहिए। तो जब हमें वर्ड्स करेक्टली, मतलब अपना शब्दकोश बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। सो वोकैबुलरी का मतलब होता है द साइंस ऑफ व्हाट वर्ड्स मीन, किसी एक शब्द का मतलब क्या है, उसको हम वोकैबुलरी करते हैं। तो जब हम, और ग्रामर, जैसे आप में से बहुत बच्चे टारगेट पे टेस्ट के सर में कोचिंग में वो पढ़ते होंगे ग्रामर। ग्रामर भी सेकंड आता है, पहली चीज वोकैबुलरी आती है। तो साइंस ऑफ हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू हैव थॉट्स एंड टू कन्वे थॉट्स। कभी कभी आपके लाइफ में भी हुआ होगा,
आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन किस शब्दावली में उसको बोले आप नहीं कह पाते। जैसे हम हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कभी कभी आपकी बात सही रहती है लेकिन अगर आप गलत तरीके से उसको बोलेंगे तो वो बात गलत हो जाती है। इसीलिए हम लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर में कभी कभी क्या होता है अ, हमारे साथ जो जैसे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई राइटर ने हमारे लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो उसने भी एक्सपीरियंस किया है तो उसने लिखा है, तो हम वो पढ़ के बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट वही चीज लिख रहा है जो जो मेरे साथ भी हुआ है। तो वर्ड्स आ जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, वर्ड्स का फिर प्रयोग कैसे करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इन द और वर्ड्स का प्रयोग हम करके स्टेटमेंट बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, विशेस कर सकते हैं, कमांड्स कर सकते हैं। सो वर्ड्स, तो वोकैबलरी शब्द हो गया, ग्रामर हो गया, सही शब्द का प्रयोग। दे आर साइंसेस विच आर नेसेसरी प्रेल्यूड टू द साइंस ऑफ थिंकिंग। तो अगर आपके पास शब्द होगा और आप उसको जानते हैं कैसे सही से यूज करना है, तभी आप लॉजिकली सोच पाएंगे। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर से हम लॉजिक पे जाते हैं। फिर जब हमें लॉजिक आ जाएगा, जैसे आप अभी बहुत सारी नेताओं का भाषण भी सुनते होंगे अब्रॉड पे या फिर हमारे कंट्री में ही, उनको पता है कि कैसे अपनी जनता को मदमुक्त करना है, कौन सा वर्ड यूज करना है। जैसे ओरेटरी स्किल्स होती है, जैसे पुराने जमाने में उसको ओरेटरी, ग्रीक माइथोलॉजी में आप जाएंगे एरिस्टोटल और उस जमाने में, तो वो लोग ओरेटरी, उसकी अलग पढ़ाई होती थी। तो एक पे एक सीढ़ी एक एक चीज से लिंक है। तो अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप लॉजिकली सोच भी नहीं सकते, और आप फिर सोच नहीं पाएंगे तो आप अपनी बात रख भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो आप बोल सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो करूंगी। ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जैसे मैंने पिछला स्लाइड में ही बताया, वोकैबुलरी क्यों जरूरी है। इट इज द साइंस ऑफ what words mean. Vocabulary is the first step towards learning grammar and it is an important part of learning and mastering grammar. ये उसी का रिपीटेशन है, मैंने दूसरे स्लाइड में डाल दिया है। अब क्या है, अब हमें जो चीज पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने आपको बता दिया इस वोकैबुलरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी ये पहली वोकैबुलरी क्लास होगी, आपने पहले भी वोकैबुलरी डिक्शनरी खोल के नए वर्ड सीखने की आप में चाहत होगी, आपने की होगी। बट हम लोग को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो 3 तरह के चैलेंजेस मैंने आइडेंटिफाई यहाँ करवाए हैं आपको। वर्ड लेवल चैलेंजेस होते हैं, टास्क एंड स्ट्रैटेजी चैलेंजेस होते हैं, एंड एक्सटर्नल एंड रिसोर्स चैलेंजेस होते हैं। अब क्या होता है, इंग्लिश संस्कृत की तरह नहीं है कि जो लिखा है वैसा ही प्रोनाउंस करना है। जैसे आप एक वर्ड ले, लेफ्टिनेंट। कितने लोगों को लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग पता है? कोई एक चैट ग्रुप में लिख के मुझे बताए लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है। करेक्ट सोनम, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन हम जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो फ साउंड आता है बीच में, जैसे नेहा ने शायद डाला है। लेफ्टिनेंट में हम फ साउंड बोलते हैं। लेकिन हमारा जब स्पेलिंग लिखते हैं उसमें एफ कहीं नहीं है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम इंग्लिश में आती है, इसीलिए बहुत लोग इंग्लिश को फनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये प्रॉब्लम बाकी लैंग्वेजेस जैसे लैटिन, संस्कृत, हिंदी में नहीं है। जो लिखा है वो वैसा ही प्रोनाउंस होता है। इंग्लिश में डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लिखने में कुछ और है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। लेफ्टिनेंट एक एग्जांपल दिया, जैसे सुनामी हुआ, सुनामी में टी साइलेंट है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है। मैंने इंग्लिश में जो रिटन इंग्लिश होता है और स्पोकन इंग्लिश होता है उसमें काफी डिफरेंस है। हाँ, खुशबू ने बोला लाइक एडुकेशन, हाँ ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग, फिर मीनिंग एंड यूसेज। अब से क्या कुछ वर्ड्स का मीनिंग और यूज, जैसे आप एक वर्ड ले लीजिए इंजेक्ट। अब इंग्लिश में वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंजेक्ट जो है वो एक मेडिकल टर्म है, आप उसको मेडिकल वोकैबुलरी में ही यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे नहीं यूज कर सक, मतलब इंग्लिश, मतलब जैसे एकेडमिक सेटिंग में इंजेक्ट वर्ड उतना कॉमन नहीं है जितना वो मेडिकल सेटिंग में है। फिर इन्फ्लेक्शंस एंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे हम कंपाउंड नाउन्स पढ़ते हैं, जैसे जेरेंड्स होते हैं, आपको ग्रामर में पढ़ाया गया होगा, जेरेंड्स होते हैं, अगर आप कोई भी वर्ड में आईएनजी डाल दें, लाइक स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी, तो स्विमिंग जो यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट कर रही है वो जेरेंड है। तो कैसे वर्ड्स फॉर्म होते हैं, ये सब सारे चैलेंज, स्ट्रक्चरल लेवल चैलेंजेस है, माने वर्ड लेवल ऑफ चैलेंजेस है। फिर टास्क एंड स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने वर्ड्स आप याद कर सकते हो या कितने वर्ड्स आप रट सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर है रिसेप्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव गैप, जैसे क्या होता है कि आपको बहुत बार क्या होता है कि आप एग्जाम में भी होता होगा, आपको कोई एक वर्ड का मीनिंग पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली सेंटेंस क्या है, मतलब इसका यूसेज कहाँ है। तो आपको, क्योंकि वो वर्ड्स हो सकता है हम रोजमर्रा की जिंदगी में उतना यूज नहीं करते हैं। फिर एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या होते हैं कि हमारा नेट, जैसे हमारा लैंग्वेज हिंदी है, बहुत लोग आप जाइएगा वाटर को वाटर बोलते हैं, तो वो जो मदर टंग का इफेक्ट है वो लोगों पे हंसने के लिए नहीं है, वो बहुत नेचुरल है। जैसे बहुत आप साउथ इंडिया जाइए, बंगाल जाइए, उसमें क्या होता है उनका जो बंगाली लैंग, बहुत सारे आप बंगाल के लोगों को देखेंगे, वो लोग जब बोलते हैं इंग्लिश, तो आपको अगर नहीं भी पता है वो बंगाल से है, आपको पता चल जाता है कि वो बंगाली है। या फिर आप साउथ में आइए, आपको नहीं भी पता होता है कि ये साउथ इंडियन नहीं है, उनके आवाज से या फिर जैसे वो बोलते हैं आप उनसे समझ जाते हैं, उसको एक्सेंट और डायलेक्ट बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा होता है। फिर हमारे पास इनएडुकेट रिसोर्सेज है, बस एक डिक्शनरी हो जाती है हमारे पास, लेकिन पूरी डिक्शनरी को रटना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एक सेकेंड। फिर क्या होता है हमारा, अब सबसे आप भी इससे अग्री करेंगे, सबसे हमारा ट्रेडिशनल मेथड है रोट लर्निंग, मतलब रट्टा मारना। इसका हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इनफेक्टिव मेमोराइजेशन। जैसे आपको साइकोलॉजी में पता होगा, आप जैसे आज एक वर्ड आप याद कर रहे हैं, उसको अगर आप विद इन 48 आवर्स रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके ब्रेन से निकल जाती है। तो इस तरीके से बहुत मुश्किल है इतनी सारी चीजों को रट्टा मारना। Simply memorizing list of words without applying them in real life situation often fails because the memory is short terms and lacks context. और हमारा समाज भी वैसा नहीं, जैसे बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए लोगों से इंग्लिश में बात कीजिए। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी सेटिंग वैसी नहीं है कि हम रोज किसी से इंग्लिश में बात कर पाए। फिर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी रिक्वायर्स कंसिस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस which can be hard to maintain within a busy schedule। जैसे बहुत लोग वर्किंग होंगे, बहुत लोग अभी ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स करते हैं, गेस्ट लेक्चरर्स जॉब करते हैं, और वो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग हाउस मेकर्स हैं जो कि अपना घर संभालते संभालते एग्जाम का तैयारी करती है, तो वो उसमें लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो इस कंसिस्टेंसी के लिए हम इसका जवाब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। लार्ज वोकैबुलरी साइज, ये मैंने पहले भी बोला, कोई अंत नहीं है कितने वर्ड्स हम याद कर सकते हैं। तो जब हमें पता है वोकैबुलरी बिल्डिंग इतना इम्पोर्टेंट है और हमें ये सब बाधाएं हो रही हैं, तो हम क्या करें। अब हमने बता दिया आपको, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज वोकैबुलरी बिल्डिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग, व्हाट आर द चैलेंजेस इन वोकैबुलरी बिल्डिंग। सो नाउ अब क्या होगा ना, बहुत बार आपकी लाइफ में भी होगा, आपको लोग प्रॉब्लम बता देंगे लेकिन प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं बताएंगे। तो यही है इस कोर्स का, वही एक motivation है कि you address that challenges. So as a counter to the rote learning method of vocabulary building, we will supplement our daily reading with careful reading of the best writers of English who are considered to be the leading prose stylists of the 20th century. Example: George Orwell, Rudyard Kipling, Hilary Belloc, Enoch Powell and Barbara Pine. ना बहुत लोग मुझसे भी इसमें पूछ सकते हैं कि आपने सिर्फ इन्हीं ऑथर्स को क्यों सिलेक्ट किया। ये मैंने नहीं सिलेक्ट किया है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे आपको आप पढ़ने के लिए इंग्लिश में नॉवेल्स की कमी नहीं है, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, लेकिन ये जैसे इंग्लिश की अगर आप ओरिजिन पढ़ेंगे, इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस से आया है। जैसे हम अभी पढ़ते हैं, इंग्लिश के बिना हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि जब इंग्लिश
अपने नेसेंट स्टेज में था, मतलब जब 14वीं सदी के पहले भी, तो इंग्लिश मतलब लोगों, गरीब तबके के लोग उसको बोलते थे। जो हायर मतलब एरिस्टोक्रेटिक क्लास या जुडिशरी क्लास या जो बड़े तबके के लोग थे, वो लोग लैटिन और फ्रेंच बोलते थे। इंग्लिश लो स्लम एरिया लोगों का लैंग्वेज था, मतलब निचले तबके के लोगों का लैंग्वेज था इंग्लिश। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे आपने डिफाइन किया कि अब हमारा वे ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश होगा। कोई लैंग्वेज जब पूरे वर्ल्ड पे रूल करती है, तो उसके पीछे हमें उसको सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन भी समझना पड़ता है। जैसे इंग्लैंड, ब्रिटिश राज ने बहुत साल हम पे राज किया, इंडिया पे राज किया, साउथ एशियन कंट्रीज पे, जिसका कोलोनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है कि हम इंग्लिश को करते हैं। हो सकता है 100 साल बाद कोई और लैंग्वेज हमें पढ़ना पड़े, इंग्लिश उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रहे। तो उसमें क्या होता है कि दो बेसिक लैंग्वेज से आई है इंग्लिश, लैटिन एंड फ्रेंच। तो लैटिन लैंग्वेज ऑफ द चर्च था, फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लास, अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास था। इसीलिए आप पाएंगे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए मीनिंग ऑफ कोई वर्ड डालेंगे आप गूगल पे, मैं आपको भी दिखाऊंगी लाइव भी, आप देखिएगा उसका एटोमोलॉजी देते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आई है। और आप देखिएगा, आप ये अभ्यास आज से शुरू करिए, अगले बार से कोई भी आप वर्ड गूगल पे टाइप करिए या डिक्शनरी में भी लिखिए, उसका एटिमोलॉजी में देखिएगा लैटिन लिखा रहता है या तो फ्रेंच लिखा रहता है। सो मोस्टली इंग्लिश की जो शब्दावली है वो ये दोनों लैंग्वेज से आई है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको कोई लैंग्वेज का सोर्स पता होता है, तो उस लैंग्वेज से जो लैंग्वेज आई है आप उसको मास्टरी कर पाते हैं। जैसे इस सब जो राइटर्स है, जॉर्ज ऑरवेल, रडियर्ड किपलिंग, हिलेरी बेलॉक, ये तीनों राइटर्स लैटिन में वेल वर्स्ड थे। जैसे अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे संस्कृत हमारा लैंग्वेज है, बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये इंग्लिश की तरह नहीं है कि लेफ्टिनेंट हम बोलने में फर्स्ट शब्द बोल रहे हैं और लिखने में उसको टी लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप बेसिक जो कोर लैंग्वेज है जब आप उसको जानते हैं, तो उससे जो लैंग्वेज हमारी आ रही है उसमें, जैसे जिनकी संस्कृत बहुत स्ट्रांग होगी उनकी हिंदी अच्छी होती है, इसीलिए हम ये राइटर्स को उठा रहे हैं। Now, reading of select literary passages by the above writers combined with their story, plot and characters। जैसे मैंने आपको बोला चैलेंज में क्या है, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हम जैसे मान लीजिए एक वर्ड रट लिए कि जार्गन, हमें पता है जार्गन क्या होता है, अब उसको मुझे पता ही नहीं है यूज कहाँ करना है, या उसके रिलेटेड मैंने कोई पैसेज नहीं पढ़ी है, कोई स्टोरी कहानी नहीं पढ़ी है, कोई कैरेक्टर को यूज करते हुए नहीं पढ़ा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको याद रखना। और so will help the students remember the words in a long run and also use in speaking and writing exercises। तो मैंने जॉर्ज ऑरवेल को हाईलाइट किया है क्योंकि हम उसकी नॉवेल्स से पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको नहीं बोल रही हूँ पूरी नॉवल आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, मैंने पढ़ी है, उससे मैं कुछ कुछ पैसेजेस आपको उठाऊंगी। पहले जैसे मैं, एक सेकेंड, जैसे इसकी पहली नॉवल जो आई थी 1934 में आई थी, बर्मीज डेज करके, इसकी मैं पहले आपको कहानी बताऊंगी, इसकी कहानी क्या है। उसके बाद मैं आपको, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, फिर इसमें मैं थोड़ा थीम्स बताऊंगी इसकी। उसके बाद क्या होगा कि मैं कोई दो, आज मैंने स्टार्ट करने के लिए दो पैसेज उठाई हैं, उसमें से मैं आपको बोलूंगी आप इसको रीड करिए और आप खुद बताइए आपको कौन से वर्ड्स इसमें नए लग रहे हैं। फिर उस वर्ड्स का मैं पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन करके और वो वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे डिफरेंट है बताऊंगी। तो कितने लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल के बारे में सुना है, आई होप सबने सुना होगा, इसकी नॉवेल्स आपने कभी ना कभी इनकी कोई ऐसे पढ़ी होगी। हाँ, एनिमल फार्म, वेरी वेरी गुड, एनिमल फार्म बहुत अच्छी नॉवल है। हाँ, तो हम बर्मीज डेज से स्टार्ट करेंगे, एनिमल फार्म पे भी हम आएंगे। तो बर्मीज डेज जो है ये कॉलोनियल पास्ट ऑफ बर्मा में, जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश का इतना बोलबाला इसलिए भी है क्योंकि हमने इसको, ये थ्रू कोलोनाइजेशन फैला है। जैसे अब क्या हुआ इंडिया में भी, पहले जब ब्रिटिश 200 साल राज करके गई, तो उसने फिर इंग्लिश को हमारे पर इम्पोज करना, हम मतलब हमारी देश आजाद तो हो गई ब्रिटिश से, लेकिन उनके लैंग्वेज से आजाद नहीं हुई है। तो इसमें बर्मीज देश की जो कहानी है, जिस तरह इंडिया कोलोनाइज था 1920s में, उस तरह बर्मा, म्यांमार बर्मा भी कोलोनाइज था।
तो जैसे आप थोड़ा जॉर्ज ऑरवेल की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये इनका जन्म इंडिया में हुआ था, मोतिहारी बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो इन और जैसे आपको क्या होगा, कुछ कुछ राइटर्स ऐसा लिखते हैं कि जो उनके लाइफ से थोड़ा रिलेटेड होता है, उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने शायद वो जो कॉलोनियल ब्रिटिश राज को बहुत क्लोजली देखा है शायद, इसीलिए इनका इस नॉवल में भी वही कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉलोनियल आउटस्कर्ट्स ऑफ काकटड़ा ये जगह का नाम है इन 1920s ब्रिटिश बर्मा, मतलब उस टाइम भी बर्मा आजाद नहीं थी। अ करप्ट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नेम्ड उको क्वीन plants an article in an anti-imperial newspaper accusing the deputy commissioner Mr. McGregor of fathering children with Burmese girls। तो इसमें एक क्या है, तीन लोगों का राइवलरी है, एक जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, एक कोई डॉक्टर है, और एक जैसे ब्रिटिश राज में जैसे आपको पता होगा विसरॉय होते थे, और मतलब ब्रिटिश लोग कुछ भेजते थे वहां पे लोगों का मतलब उनकी सरकार, तो उनके प्रतिनिधि वहां रहते थे। तो वैसे ही यहाँ पे उनके प्रतिनिधि मैकग्रेगर थे, उनके खिलाफ ये इस किन को प्रॉब्लम थी, तो उसके खिलाफ इसने एक षड्यंत्र रचा था। तो लेकिन किन प्लान्स टू ब्लेम द आर्टिकल ऑन जेल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर वीरराज स्वामी टू डिस्ट्रॉय हिज स्टैंडिंग विद ब्रिटिश। डॉक्टर वीरराज स्वामी भले ये बर्मीज थे, ये मतलब बर्मीज सॉइल के थे, लेकिन इनका उठना बैठना मोस्टली ब्रिटिश लोगों के बीच में होता था, ब्रिटिश क्लब्स के बीच में होता था। तो इसीलिए तो यहाँ पे तीन किरदार आप याद रखिए, किन जो कि इस स्टोरी का इस प्लॉट इस नॉवल का विलेन है, मिस्टर मैकग्रेगर तो ब्रिटिश ऑफिशियल है यहाँ पे, और डॉक्टर वीरा स्वामी जो बर्मीज होने के बावजूद ये ब्रिटिश लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके बीच में उठना बैठना है। एक सेकेंड। मीनवाइल इसमें एक ब्रिटिश टिम्बर मर्चेंट है। जैसे हम लोग बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हैं जिसमें हीरो होता है, इस स्टोरी में क्या है, एक एंटी हीरो है। बहुत सारे आप जैसे एम एच अब्राम्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें एक नया टाइप ऑफ स्टोरीज बताया जाता है जिसमें एक एंटी हीरो होता है। तो उसमें एक ये टिम्बर मर्चेंट है जॉन फ्लोरी, जो कि एक हैगर्ड है। जैसे मैंने हैगर्ड को अंडरलाइन किया है, कितने लोगों को इस वर्ड का मतलब पता है? देखिए नॉवल जो भी आप पढ़ते हैं उसकी सेटिंग भी बहुत टायर्ड, करेक्ट रुचि, थैंक यू। ये टायर्ड, जो हमेशा टायर्ड रहे। तो जॉन फ्लोरी भी जो था वो ब्रिटिश था, उसने अपनी पूरी जिंदगी एज अ टिम्बर मर्चेंट बर्मा में गुजार दी। अब जैसे आप उनका क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे तो ब्रिटेन का बहुत डिफरेंट है, बर्मा का बहुत डिफरेंट है, तो उसके लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। वो बहुत मुश्किल कठिनाइयों से यहाँ रहता था, और उसके पास वापस जाने का कोई चारा नहीं था। तो इसीलिए उसको यहाँ पे हैगर्ड बोला गया है। 35 year old with a large birthmark on his cheek walks to Kayakoda European Club where a business manager named Edis is complaining about a notice from Mr. McGregor suggesting that the club induct a non-white member। अब जैसे क्या है, उस जमाने में जब यूरोपियंस हम पे राज करते थे, ब्रिटिश राज करती थी, उनका क्लब होता था, उसमें हमेशा सिर्फ यूरोपियन मेंबर्स रहते थे, उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं होता था। तो क्यों इस जॉन फ्लोरी की डॉक्टर वीरा स्वामी से बहुत अच्छी पड़ती थी, तो ये चाहता था कि यूरोपियन क्लब में एक इंडियन मतलब बर्मीज मेंबर भी हो, सिर्फ यूरोपियन मेंबर नहीं हो। इसका लोग वहां विरोध कर रहे थे। तो एज ए ड्रंकन टिम्बर फ्रॉम मैनेजर नेम मिस्टर लैंकस्ट्रीन, अ यंग डिविजनल फॉरेस्ट मैनेजर नेम मैक्सवेल, और ये सब डिस्कस द नोटिस। तो इसमें कहानी वही है कि जॉन फ्लोरी जो है वो क्या होता है, वो वहां पे टिम्बर मर्चेंट है, वो बिल्कुल भी उसको वहां मन नहीं लगता है। तो वो किसी तरह अपनी जीवनी वहां काटने की कोशिश करता है। उसकी एक मिस्ट्रेस रहती है, और एक एक फिर लड़की आती है लंदन से, वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसका एक मिस्ट्रेस के साथ पास्ट होता है, वो नहीं कर पाता उससे शादी, फिर ये बाद में सुसाइड कर लेता है। यही इसकी कहानी। कहानी क्लियर है आपको? ओके।
नाउ थीम्स इन द नॉवल जो है, फ्लोरी का आइसोलेशन, जैसे मैंने बोला ये एंटी हीरो टाइप नॉवल है, जिसमें हीरो नहीं है, मतलब एंटी हीरो, मतलब उसकी स्ट्रगल्स, उसका एक अकेलापन, उसका ये है। फ्लोरीज आइसोलेशन एक लव ट्रायंगल है, कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन, जैसे हर एक समाज में जैसे दो गुट के लोग होते हैं, यहाँ पे दो गुट के लोग हैं, एक किन है और एक वो है डॉक्टर वीरराज स्वामी है, और एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है मतलब लास्ट में फ्लोरी की डेथ हो जाती है। ये है, ये कहानी है इसकी। अब हम इसके फर्स्ट, इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। अब इसके फर्स्ट पांच चैप्टर पे आते हैं। आप, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रही हूँ, आप इस पैसेज को पढ़िए, दोनों पैसेज को पढ़िए जो एक्चुअल टेक्स्ट से उठाई गई है। और आपको जो वर्ड में प्रॉब्लम आती है, जो वर्ड आपको नहीं समझ आ रही है, उसको आप अपने कॉपी में लिखिए या फिर चैट बॉक्स में टाइप करिए, जो वर्ड आपको नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, ये कभी सुना ही नहीं है। ओके, स्टिफलिंग आपको नहीं पता, ओके। ईव्स नहीं पता, ओके। काकुडा जो है वो जगह का नाम है। डैजल्ड, ओके ठीक है। प्रालीन, वेरी गुड, ठीक है। जेनिथ, ठीक है। बाटेक, अगेन बाटेक जो है वो किन की वाइफ है। बाटेक भी नाम है किसी का। स्टिफलिंग, प्रालाइन, ओके चंचल। क्विवर, ओके, क्विवर। स्टिफलिंग, पासो, प्रालाइन, ओके। अल्ट्रामेरीन, वेरी गुड। सबने पैसेज पढ़ लिया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो सारे वर्ड्स को अंडरलाइन किया है जिसमें आपको पॉसिबली प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे वेरांडा, वो किसी ने बोला नहीं, तो आई थिंक हमें समझ आ रहा है वेरांडा का मतलब। फिर है ड्रेंच्ड ऑर्चिड्स, स्टर्ड बहुत लोगों ने बोला, ईव्स बोला, ट्रंक, ठीक है, ट्रंक शायद पता है बहुत लोगों को, अल्ट्रामेरीन, जेनिथ, डैजल्ड, क्विवर, पासो, प्रालाइन। इसके अलावा भी और कोई वर्ड है? स्टिफलिंग, ठीक है, स्टिफलिंग में रख दूंगी। तो इतने सा, जब एक एक पैसेज आप सोचिए, एक आप लिटरेरी पैसेज आप पढ़ रहे हैं जिसकी आपको मैंने कहानी बताई, थीम बताई, ये
स्टार्टेड डाउन एक फ्रेज है सीमा, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, वो आपको स्टार्टेड डाउन एक्चुअली क्या है, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक वर्ब के बाद एक प्रपोजिशन होता है, डाउन एक प्रपोजिशन है, स्टार्टेड एक वर्ब है। वो ग्रामर का पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगी, मैं वो वर्ड्स बोल रही हूँ जिसको आपको कभी सुना नहीं हो, वो वर्ड्स हम देखेंगे पहले। स्टार्टेड डाउन फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। तो ये सब वर्ड्स सोचिए आप, एक पैसेज, ये मैंने जो पहला पैसेज लिया है, ये स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग पैराग्राफ ऑफ द नॉवल है, और फिर ये उस फर्स्ट पेज का लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें ये सब वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे पहला वर्ड हम लेते हैं अल्ट्रा मैरीन। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के वहां तक पहुंच सकते हैं। आपने मरीन वर्ड सुना होगा, मरीन लाइफ, मरीन ड्राइव, ये सब सुना होगा। आप शायद जहाँ रहते होंगे वहां पे एक जगह, घूमने की जगह होगी मरीन ड्राइव। हाँ, लाइक सही, वाटर सी। और अल्ट्रा, अल्ट्रा एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब जो इंग्लिश करते हैं, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, उसमें यूज करते हैं। तो स्काई सी, तो स्काई सी का कलर क्या होता है, ब्लू। एंड अल्ट्रा मीन्स, जैसे बहुत सारे फोन मॉडल्स का नाम आता है, ओप्पो अल्ट्रा प्रो मैक्स ऐसे करके, अल्ट्रा मीन्स ज्यादा, तो अल्ट्रा मीन मेरीन मीन्स ब्लू। तो अल्ट्रा मेरीन मीन बहुत ज्यादा ब्लू, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अल्ट्रा मरीन मतलब ये कलर, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, इस कलर को, जो जो कलर बहुत ज्यादा ब्लू हो, उसको हम लोग अल्ट्रा मरीन बोलते हैं। देखिए, ये वर्ड का मीनिंग कुछ समय पहले लोगों ने बोला, उनको नहीं पता है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक वर्ड है, एक सेकेंड। जैसे इस पैसेज को अगर आप पढ़ें, तो आप जैसे ये ईव्स वाली लाइन पे अगर आप आएंगे, occasional faint breaths of wind seeming cool by contrast stirred the newly drenched orchids that hung from the eaves। नहीं, अब जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ बोल सकते हैं, मैम यहाँ टाइपो एरर है, यहाँ पे लीव्स होना चाहिए, ईव्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें एक एल डाल दें तो उसका एक अलग ही मीनिंग, लीव्स पत्ती हो जाती है। और यहाँ पे जो सिचुएशन भी डिस्क्राइब हुआ जा रहा है, जो आपको एक चित्र आपके सामने लाया जा रहा है, जिसको लिखा गया है वर्ड्स में, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप इसको सोचिए ये ईव्स नहीं लीव्स है। हो सकता है ऐसा, लेकिन वो लीव्स नहीं है, वो ईव्स ही है। मैं अब बताती हूँ ईव्स का मतलब क्या होता है। ना, ईव्स जो होता है वो पार्ट ऑफ द रूफ होता है दैट ओवरहैंग्स द वॉल्स ऑफ अ हाउस और बिल्डिंग। जैसे पुराने जमाने में ऐसे घर आते थे, इसको हम लोग ईव्स बोलते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने आपको बोला इससे लीव्स होगा, एक आप तीन वर्ड से सीख रहे हैं एक साथ। जैसे उसमें मैंने बोला अल्ट्रा मेरीन, ये भी दो वर्ड से मिलकर इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। जैसे ईव्स, ईव्स। अब देखिए, मैंने वही बोला था, वोकैबुलरी में प्रॉब्लम क्या होता है, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में बहुत एक चैलेंज है। जैसे एक ई के बाद अगर हम एक ए डाल दें, तो एक वो छत हो जाती है। और अगर एक ए हटा दें तो उस वो एक हो जाता है डे और इवनिंग बिफोर एन इंटो, लाइक वी हैव क्रिसमस ईव हम लोग बोलते हैं, न्यू ईयर्स ईव बोलते हैं। और ईव्स अगर हम एक ए डाल दें तो वो एक छत हो जाता है। ऊपर से एक और हम उसके पहले एल डाल दें तो वो पत्ती हो जाती है। तो आप देख रहे हैं एक रूट वर्ड से आप कितनी सारी वर्ड सीख पा रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, एक वर्ड होता है ईव्स ड्रॉपिंग, ये आपने सुना होगा। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, मीन ऑफ ईव्स ड्रॉपिंग? उसका क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है मुझे? सीक, करेक्ट, सीक को करेक्ट कोमल, सीक्रेटली लिसन, किसी की बात सुनना। अब देखिए, ईव्स का तो हम ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब ईव्स से कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो आप देखिए आपने एक वर्ड से चार वर्ड सीखा है, ईव्स, लीव्स, लीव्स तो खैर आपको पता है, ईव्स एंड ईव्स ड्रॉपिंग। क्लियर हुआ आपको? अब हम उस पैसेज पे जाते हैं, वहां पे ईव्स का मतलब क्या था। ओकेजनल फेंट ब्रेथ्स ऑफ विंड, मतलब हवा बह रही है। सीमिंगली कूल बाय कॉन्ट्रास्ट, मतलब बर्मा बहुत गर्म जगह है, लेकिन उस दिन जो हवा बह रही है वो कूल है। स्टर्ड द न्यू ड्रेंच्ड ऑर्चिड्स। स्टर मतलब होता है किसी को हिलाना। जैसे आप कोई पेड़ पे खड़े होकर पेड़ के ट्रंक को अगर हिला देंगे तो उसके सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं हिलाना, स्टर्ड। स्टर्ड द न्यूली ड्रेंच्ड ऑर्चिड, ड्रेंच्ड मतलब कोई भी चीज जो भींगी हुई है। ऑर्चिड्स का मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, जैसे मैंने इस स्लाइड्स में विजुअल इमेजरी भी डाला है ताकि आपको वो चीज दिमाग में रह जाए। ऑर्चिड जैसे कहते हैं एक तरह का फूल है, ये पूरी भींगी हुई है, लेकिन फिर भी एक ठंडी हवा बह रही है जो उसको, जो इसको भी हिला दे रही है। मोस्टली जो ड्रेंच चीज होती है वो हिलती नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, मूव, करेक्ट। दैट हंग फ्रॉम द ईव्स। ठीक है, अब आपको समझ में आया, छत पे जैसे आप बहुत सारे आप गांव में या बहुत सारे मतलब टाउन्स में भी आप देखेंगे कि एक मनी प्लांट जैसा कुछ छत से कोई प्लांट रहता है, वो सिमटा रहता है, वो वहां से गिरता है। अब आपको समझ में एक हवा बह रही है जो कि ऑर्चिड्स को भी हिला रही है, जो कहाँ से वो ऑर्चिड्स टंगी हुई है, फ्रॉम द ईव्स, फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? क्रीपर, हाँ, क्रीपर भी बोलते हैं उसको। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट बात है, बियॉन्ड द ऑर्चिड्स, मैंने ऑर्चिड्स के परे, वन कुड सी द डस्टी कर्व्ड ट्रंक। ट्रंक तो आपको पता ही है, जो उसका वो होता है, कोई भी ट्री का जड़ होता है, पाम जिसको बोलते हैं, ये ट्रंक आपने देखा होगा। एंड देन द ब्लेजिंग अल्ट्रामेरीन स्काई स्काई। तो आप देखिए दो कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ बताया जा रहा है, मतलब जमीन की बात फिर स्काई की बात। ठीक है, अप इन द जेनिथ। नाउ जेनिथ मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। नहीं, ट्रंक और रूट कोमल डिफरेंट है, रूट जमीन के नीचे होगी, ट्रंक ऊपर टॉप होगी, हाँ। हाँ, हाइट, टॉप मतलब जेनिथ को हम हाइट बोल देंगे। मतलब अप इन द जेनिथ मतलब स्काई जो है वो ऊपर है, सो हाई दैट इट dazzled वन टू लुक। dazzled मतलब होता है, मतलब कोई चीज आप देख के ना चौकन्ना हो जाओ, उसको dazzled मतलब एस्टोनिश्ड हो जाओ। हाँ, इसने सही बोला। मतलब आपकी आपकी आंखों को, जैसे आप कभी भरी दोपहर में निकलेंगे तो आपके आपके वो जो सूरज की रोशनी होती है आपकी आंखों को dazzle कर देगी, वो होगी। dazzled one to look at the sky, a few vultures circled without the quiver। quiver means होता है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल होता है, क्विवर मीन्स शेकिंग। कोई भी चीज जैसे विदाउट द शेकिंग ऑफ अ विंग, मतलब वल्चर्स जैसे ये बर्ड्स हैं तो ये ऑफकोर्स अपना विंग्स फैलाएंगे, लेकिन वहां पे वर्ड्स जो होते हैं विदाउट अपना अपना पंख लहराए वो वहां पे सर्कल कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट पैसेज क्लियर है? मैं जेनिथ का भी आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। जेनिथ सबसे हाइट, सबसे ऊपर वाली चीज, जेनिथ ऑफ अ माउंटेन हम लोग बोलते हैं, जेनिथ ऑफ अ बिल्डिंग बोलते हैं। ये मैंने ऐसे और ऐसे ये पिक्चर देके किया है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट जो पैसेज है उसमें दो ही वर्ड सबसे कठिन है, पासो एंड प्रालीन। जैसे प्रेजेंटली ही लेफ्ट द हाउस एंड स्टार्टेड डाउन द रोड, मतलब अपने घर छोड़ के वो नीचे रोड पे चलने लगा। विद बाटेक, बाटेक उसकी की बीवी का नाम है। बिहाइंड हिम कैरिंग अ फाइल ऑफ पेपर्स, ही वॉक्ड स्लोली, वेरी अपराइट टू बैलेंस हिज वास्ट belly, and holding a yellow silk umbrella over his head. His pink paso glittered in the sun
like a satin praline. He was going to the court to try his day's cases. अब बताइए पासो का मतलब क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? पहले आप बिना कुछ जाने खुद भी अपना सोचिए क्या इसका मतलब हो सकता है। नहीं, पर्स नहीं है, ये हिज है ना। आप सोचिए, देखिए चंचल आपने पर्स बोला, पर्स मतलब हिज है, तो हिज, पर्स मोस्टली फेमिनिन वर्ड है, इसको हम हिज के साथ नहीं यूज कर सकते। नहीं, अम्ब्रेला भी नहीं है रुचि, अम्ब्रेला ऑलरेडी पहले यूज हो गया है, तो वो फिर से नहीं यूज होगा। पिंक यहाँ मतलब सीढ़ी हुई, जैसे आप पहले लाइन से पढ़े, प्रेजेंटली ही लेफ्ट द हाउस एंड स्टार्टेड डाउन द रोड। तो वो जब घर से निकल रहा है तो पासो मतलब स्टेप्स हुआ, सीढ़ी हुई। ओके, तो वो सीढ़ी उसकी पिंक है, जो कि सन में मतलब शाइन कर रही है, लाइक अ सैटिन प्रालाइन। ना अब जो राइटर्स होते हैं ना, वो लोग, आपको दो चीज के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, शोइंग एंड टेलिंग। एक होता है कि मैं आपको बताऊं कोई चीज, जैसे मुझे बताना है आपको कि मैं यहाँ से वहां गई, ये आपको मैं टेलिंग कर रही हूँ, बता रही हूँ। एक होता है मैं आपको बताते वक्त भी दिखाऊं कि आई वेंट थ्रू दिस स्टेयर्स टू दैट स्टेयरकेस टू रीच देयर। तो यहाँ पे ये वो जैसे जैसे पिंक पासो, पासो हमारे लिए शायद ये राइटर को भी पता है, पासो वर्ड नया है, लोगों को नहीं पता है। ग्लिटर्ड इन द सन लाइक अ सैटिन प्रालाइन, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब वर्ड्स को विजुअल इमेजरी दिखा के। तो अगर किसी को प्रालाइन का मतलब पता है तो वो पासो समझ पाएगा। प्रालाइन मतलब समतल होता है। जैसे मतलब कोई भी चीज जिसकी सरफेस बहुत समतल हो, उसको प्रालाइन बोलते हैं। और इसका अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो ये नाउन होता है, इट इज स्मूथ स्वीट सब्सटेंस मेड बाय बॉइलिंग नट्स इन शुगर एंड ग्राइंडिंग द मिक्सचर यूज्ड एज फिलिंग फॉर चॉकलेट्स। मतलब उसकी स्मूथनेस, उसकी समतलता, जैसे मैं आपको उसका फोटो दिखाती हूँ। जैसे अगर आपको प्रालाइन कोई वर्ड बोले, आपको कभी याद नहीं रहेगा, ये है प्रालाइन। जैसे जो चॉकलेट के ऊपर का जो कुछ, एक होता है क्रंची चॉकलेट, एक होता है एकदम समतल जैसे हो, तो उसकी सीढ़ी को इसने ऐसे बताया है कि वो पिंक सीढ़ी जो उसकी है वो सैटिन प्रालाइन की तरह है। जैसे आप बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अब जैसे अगली बार से कभी कोई नॉवेल पढ़िएगा तो आप दिस या लाइक वर्ड या एज वर्ड आपको बहुत मिलेगा उस नॉवेल में, क्योंकि राइटर्स जो होते हैं वो बोल टेलिंग नहीं करते हैं, वो शोइंग करते हैं। जैसे उसको, वो सिर्फ इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता था, हिज पिंक पासो वाज ग्लिटरिंग इन द सन, लेकिन उसको दिखाना था किस तरह से वो कर रहा है, तो इसने लिखा है like a satin praline. He was going to the court to try his day's cases, क्योंकि ये लॉयर था। आपको क्लियर है? एक और वर्ड है इसमें, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हाउस है और होम है, इसमें क्या डिफरेंस है? वैसे ही एक वर्ड है वेरांडा, उसमें आप लोग को पता है वेरांडा का मतलब क्या है? जैसे हमने हमने घर से रिलेटेड दो वर्ड सीखी आज, ईव्स एंड वेरांडा। ठीक है, तो वेरांडा का मतलब होता है आउटर स्पेस attached along the sides of the house that can be covered or completely open. It is supported with a ground level platform and has railings around it. और पोर्च में एक वर्ड ऑल्सो होता है पोर्च। पोर्च जो होता है मोस्टली रिजर्व फॉर द फ्रंट और द बैक डोर एंड इज कन्फाइंड इन अ कवर्ड एरिया सपोर्टेड बाय बीम्स और पोल। मतलब ये खुली जगह नहीं है जैसे किसी ने अभी ओपन स्पेस टाइप किया। पोर्च जो होता है वो गेटेड होता है। ठीक है, अब हम वो पैसेज में फिर से जाते हैं, आप उसको पढ़िए खुद से। अब भी जैसे मुझे पता है पहले आपको शायद थोड़ी बिना आप, अब आपको वर्ड्स पता है, अब आप खुद पढ़िए इसको। मैंने वो हाईलाइटेड वाला नहीं स्लाइड दिखाया, विदाउट हाईलाइटेड आप इसको फिर पढ़िए।
स्टिफलिंग मीन्स जो मतलब आपको थोड़ा ये करे, जैसे मैंने बोला ना यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो स्टिफलिंग मीन्स जैसे क्या होता है, आप भरी धूप लू में अगर आप चलें तो वो आपके लिए बहुत स्टिफलिंग होता है। मीन्स स्टिफलिंग मीन्स वेरी हॉट एंड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सफोकेटिंग भी इसका एक वर्ड होता है, जो आपको तकलीफ दे, जैसे सन भी हो सकता है, वो रेन भी हो सकता है। स्टिफलिंग मतलब आप पे कोई नेगेटिव वे में प्रेशर दे, उसको स्टिफलिंग बोलते हैं। मनीष ने सही बोला, सफोकेशन भी हो सकता है। तो अगर आप देखें तो आपने इस दो पैसेज से इतने सारे वर्ड्स आज सीखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 वर्ड्स। Veranda stirred, drenched, orchards, eaves, trunk, ultramarine, zenith, dazzled, quiver, paso, praline। तो ये आज की क्लास मेरी इतनी थी, मैंने बस इंट्रोडक्शन कराया था। मैं ऐसे ही रोज पैसेजेस लूंगी, आपको बोलूंगी पढ़ने, आपसे खुद ही पूछूंगी आपको कौन सी वर्ड्स आती है नहीं आती है, फिर उसको मैं विजुअल एक इमेज में डाल के उसका एग्जाम्पल्स बता के आपको स्टोर करने की कोशिश करूंगी। यहाँ हम रोट लर्निंग नहीं कर रहे हैं, थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कर रहे हैं कि कोई एक वर्ड कैसे हम इसको यूज करते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग हमें नहीं पता रहती। तो मेरी क्लास यहीं तक थी, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज चैट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकती हैं। ओके, तो नेक्स्ट मैं आगे से आगे का पैसेजेस शुरू करूंगी। और अगर आप आपको भी नॉवल पढ़ना है तो आप मंगा के पढ़ सकते हैं। ये बहुत बहुत 150 पेजेस की ही नॉवल है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हम लोग कल मिलेंगे फिर 7 बजे। थैंक यू।